नमस्कार बच्चों, फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। चलिए सरस्वती माता और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। यानी 80% सेल, सेल का अर्थ यहाँ होता है बच्चों कोशिका। यानी कोशिका में 80% पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो 80% सब्सटेंस विच फाइंड आउट इन द सेल। तो वो कौन सा होता है? आपका वाटर। क्या होता है? जल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यानी कोशिका के अंदर जो लिविंग पार्ट होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यह किससे बनाता है या किससे बना होता है? तो देखो, केवल कोशिका द्रव्य से नहीं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य है, केवल केंद्रक द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है। यानी कोशिका द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म, ये होता है आपके पास न्यूक्लियोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स यानी सेल ऑर्गेनेल, कोशिकांग। यानी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिकांग। तो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म में क्या होती है? तीनों चीज़ें होती है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल। जिन तीनों से क्या है, ये कोशिका का जो जीवित अंश है जिसे हम क्या कहते हैं? सेल प्रोटोप्लाज्म, ये सब आते हैं उसमें। चलिए, अंत परद्रव्य की सतह पर यानी एंडोप्लाज्मिक की सरफेस पर उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है। यानी इट इज़ बिकम रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी किसकी प्रेजेंस के कारण एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आपकी रफ होती है। यानी आपकी रफ, रफ का मतलब है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम किसकी प्रेजेंस के कारण होती है? राइबोसोम। किसके कारण होती है? राइबोसोम। राइबोसोम के कारण अंतःपरद्रव्यी जालिका कैसी होती है? खुरदरी होती है। चलिए, अंतःपरद्रव्यी जालिका की सतह पर किसकी अनुपस्थिति के कारण वह चिकनी होती है? यानी किसकी अनुपस्थिति, यानी इन प्रेजेंस अब तो की थी, अब अब्सेंट लिखना है कि किसकी अब्सेंस में, किसकी अब्सेंस में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आपकी कैसी होती है? स्मूथ होती है। चिकनी का मतलब होता है स्मूथ, तो SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम किसकी अब्सेंस के कारण होता है? तो फिर से आपका आंसर क्या है? राइबोसोम। तो राइबोसोम इसमें प्रेजेंट नहीं होते। यानी दोबारा बता देता हूं कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो तरह की होती है, एक SER और एक RER। यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर राइबोसोम क्या है? नहीं होते। प्रेजेंट किस पे होते हैं? RER पर। R आगे आगे तो इसका मतलब इसमें क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर। और इनके कार्य क्या होते हैं? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो कोलेस्ट्रॉल और फैट बनाने में काम आती है। यानी सिंथेसिस किसका करती है? कोलेस्ट्रॉल का और लिपिड्स का। तो दूसरा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आपका किसके सिंथेसिस करती है? प्रोटीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण में भिन्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? यानी इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच सेल ऑर्गेनेल्स बी मोर कंस्टिट्यूशन। तो कौन सा अपना हिस्सा अधिक निभाता है? तो कौन से कोशिकांग होते हैं बच्चों? खुरदरी अंतःपरद्रव्यी जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड राइबोसोम, ये दोनों आपके किसका सिंथेसिस करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? तो ये प्रोटीन निर्माण के स्थल कहे जाते हैं। यानी राइबोसोम्स आर नॉन एज प्लेस ऑफ, यानी इनको हम किसकी जगह मानते हैं? दे सिंथेसाइज प्रोटीन, यानी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। चलिए, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनता है बच्चों? राइबोसोम्स में। किस में बनता है? राइबोसोम्स में। चलिए, निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती? यानी किस सेल ऑर्गेनेल में मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती? यानी सेल मेम्ब्रेन नॉट प्रेजेंट इन विच सेल ऑर्गेनेल। तो किस में नहीं होती हमारे पास? ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, राइबोसोम के अंदर है कोशिकांग की झिल्ली नहीं पाई जाती। लेन का लाइजोसोम में होती है, गोल्जी काय में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइजोसोम एंड पेरोक्सीसोम, यानी लाइजोसोम और पेरोक्सीसोम और ग्लाइओक्सीसोम तीन चीज़ें होती है, ये कहाँ पर बनती है? यानी दे सिंथेसाइज इन विच सेल ऑर्गेनेल, इनका निर्माण कहाँ होता है? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है, गोल्जी कॉय में होता है। चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ से और याद रखना, इसका तो चलो आंसर बच्चों है गोल्जी कॉय।
और अगर आपसे पूछे कि किन की लाल रक्त कणिकाओं में गोल्जी कोई उपस्थित नहीं होता, तो स्तनधारियों, किसमें याद रखना है बच्चों, स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में गोल्जी कॉम्प्लेक्स उपस्थित नहीं होता। तो इसके अपवाद हैं कि जिन स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, वो आपके दो जानवर कौन से हैं, एक तो है आपका लेमा और दूसरा आपका है बच्चों ऊंट यानी कैमल। दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। लेमा और ऊंट की आरबीसी के अंदर कौन सा कोशिकांग उपस्थित रहता है, वो गोल्जी कोय है, बाकी स्तनधारियों में उपस्थित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इससे जुड़ा हुआ आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है किस में पाया जाता है, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाभिक में, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये नहीं है। तो आंसर आपका सिर्फ क्या है, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, यूकैरियोटिक सेल। चलिए, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, तो यानी आपके पास जो बैक्टीरिया सेल है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके नंबर्स कितने होते हैं। तो ये पूछना चाहता है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, तो वो आपकी कितनी होती है, 0 होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। जीव आणविक कोशिकाओं में नहीं होता, यानी जीवाणुविक कोशिकाओं में, जीव आणविक का मतलब है जीवाणुविक कोशिकाओं में, जीवाणुओं की कोशिकाओं में नहीं होता। तो इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होती, सूत्रकणिका नहीं होती, यानी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अभी किया अपने कि आपके पास जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में कौन सी चीज़ नहीं होती, सूत्रकणिका। सूत्रकणिका का अर्थ क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका भित्ति तो पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, ये और बता देते हैं। जो कोशिका भित्ति होती है वो आपके पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, किसकी, जीवाणुओं की कोशिकाएं। चलिए, इसके अलावा जीव द्रव्यी कला होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिससे आपके पास जीवाणुओं में श्वसन प्रक्रिया भी होती है। राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम में पाए जाते हैं, किसके अंदर, जीवाणुओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि कोशिकाओं में उपापचय की क्रिया कहाँ होती है। उपापचय, ये बच्चों उपापचय यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस, क्या बोलते हैं इसे, मेटाबॉलिक प्रोसेस। सेल की मेटाबॉलिक प्रोसेस, उपापचय क्रियाएं कोशिकाओं में कहाँ पर होती है, तो वो आपकी कहाँ होती है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह कोशिकांग जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन की जैसी जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, यानी उपापचयी, यानी आपकी जो इसकी पाचन क्रिया की प्रोसेस बोल दें बच्चों, तो ये है। तो पाचन प्रक्रिया की जो प्रोसेस होती है सेल के अंदर, तो उसमें ऊर्जा उत्पादन होगा, वो जैव यानी केमिकल रिएक्शन होगी। बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है किसके दौरान, श्वसन, रेस्पायरेशन के, वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी कोशिका के ऊर्जागृह में। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशीय के श्वसन के लिए उत्तरदायी है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग यानी सेल ऑर्गेनेल रेस्पायरेटरी मानी जाती है, सेल की रेस्पायरेशन के लिए कौन सी है, सोचने की जरूरत नहीं है, सूत्रकणिका। सूत्रकणिका को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह, पावर प्लांट, पावर हाउस कहा जाता है। सेल पावर हाउस, सेल पावर प्लांट किसे कहते हैं, सूत्रकणिका को, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पायरुविक, ये पायड्रुविक नहीं है बच्चों, पायरुविक है, अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या देता है, ऊर्जा। ऊर्जा के रूप में कौन सी इकाई देता है, एटीपी देता है, जिसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जिसमें वो परिवर्तित करता है उसका नाम क्या है, सूत्रकणिका, यानी आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये प्रोसेस होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
पायरुविक जो एसिड है वो टूट कर CO2 और आपका वाटर और प्लस क्या देता है, एनर्जी। और मैंने आपको एनर्जी की यूनिट बता दी है ATP। और इसमें याद रखना, एक ग्लूकोज अणु से पूरी श्वसन प्रक्रिया में जो क्रेब्स चक्कर होता है उसमें पूरे कितने अणु बनते हैं। अगर सिंपल पूछे पूरी प्रक्रिया में, पूरी जो श्वसन प्रक्रिया होती है सूत्रकणिका के साथ, कोशिका के अंदर अंतर कोशिकीय दहन होता है, उसमें बनते कितने अणु हैं, टोटल 38 ATP, और बचते कितने हैं, सिर्फ 36 ATP। जिसमें से क्या है कि आपके पास ग्लाइकोलाइसिस में कितने बनते हैं, 2। वैसे बनते 4 हैं, बचते कितने हैं, 2 ऊर्जा में खर्च हो जाते हैं। और उसके अलावा 36 कहाँ जाकर बनते हैं अपने पास, किस प्रोसेस में बनते, 34 किस प्रोसेस में बनते हैं आपके पास, क्रेब्स चक्कर के अंदर, जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइडर वैल्यू है। चलिए, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है, यानी अगर हम न्यूक्लियस को छोड़ दें, उसके अलावा कोशिका के किस सेल ऑर्गेनेल में DNA प्रेजेंट होता है, तो वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी चीज़ होती है हरित लवक, क्लोरोफिल, यानी आपके पास क्रोमोप्लास्ट, यानी आप सॉरी क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों याद रखने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लस क्या बोला है मैंने, क्लोरोप्लास्ट। दोनों के अंदर खुद के, क्लोरोफिल, दोनों के अंदर खुद के क्या पाए जाते हैं, DNA होते हैं बच्चों। और 70S प्रकार के क्या पाए जाते हैं इनमें, राइबोसोम। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे कोशिकांग हैं, चाहे पादप में हो चाहे जंतुओं में, जिनके अंदर खुद के DNA होते हैं। तो खुद के DNA किस में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, और दूसरा किस में बताया आपको, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, हरित लवक के अंदर। और इनमें आपके राइबोसोम कौन से पाए जाते हैं, 70S पाए जाते हैं। और इन दोनों को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे है तो इसका नाम क्या रखा गया है बच्चों, ये आपका सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, यानी अर्ध स्वायत्त अंग है। यानी अर्ध स्वायत्त अंग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होता है, किसका, कोशिका का। ये और याद रख लेना आप। इसके अलावा चलिए, ससीम केंद्रिकी कोशिका में निम्नलिखित में से कोशिका अंगक जीवाणुविक कोशिकाओं के पार्श्व बंधन या परिग्रहण द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। यानी आपके पास ससीम केंद्रीय कोशिका का मतलब होता है यूकैरियोटिक। क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। में कोशिका अंगक जीवाणुविक कोशिकाओं के पार्श्व बंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान हमें प्राप्त होता है। तो वो आपके पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, किसके अंदर, यानी ससीम केंद्रीय का अर्थ होता है यूकैरियोटिक में, और किस में नहीं होता ये, प्रोकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक से हटकर यूकैरियोटिक में विकास प्रक्रिया, विकास प्रक्रिया का मतलब है एनर्जी प्रोडक्शन करना, यानी केमिकल रिएक्शन करवाना, किसके अंदर, सेल के अंदर, किससे, फूड पार्ट से। तो वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में निम्न में से किस पाचन थैली को पाचन थैली किसको कहा जाता है, यानी निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, डाइजेस्टिव बैग, यानी जिसे हम सुसाइड बैग भी बोल सकते हैं, वो कौन सा होता है, लाइजोसोम। और हिंदी में कहते हैं इनको लैनकाय। क्या कहा जाता है, लैनकाय। तो याद रखना हमारे पास आंसर क्या है यहाँ, लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या कहलाती है, डाइजेस्टिव बैग, जिसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, सुसाइड बैग भी कहा जाता है, एटम बम ऑफ द सेल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं। आ गया क्वेश्चन बच्चों। तो लाइजोसोम को क्या कहा जाता है, एटम बम कहा जाता है सेल का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग की कोशिका की आत्मघाती थैली, यानी विच इज द सुसाइड बैग फॉर द सेल एंड एज अ सेल ऑर्गेनेल, यानी कौन सा सेल ऑर्गेनेल सेल के लिए सुसाइड बैग होता है, तो वो कौन होता है, लैनकाय लाइजोसोम होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइजोसोम का लक्षण किसकी अधिकतम संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है, यानी किस लवण की, यानी एंजाइम की संख्या अधिक हो जाए जिसके कारण हम लाइजोसोम की पहचान करते हैं। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, क्या होते हैं वो, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिससे इसकी पहचान होती है। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है, कोशिका के केंद्रक में पूछा है बच्चों, कोशिका में नहीं पूछा, किस में पूछा है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल हैविंग विच लिक्विड, यानी न्यूक्लियस ऑफ सेल है उसमें कौन सा लिक्विड होता है, उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र
केंद्र कौन सा है? तो वो आपका क्या होता है? न्यूक्लियस ही होता है, केंद्रक ही होता है जो सेंटर कंट्रोल करता है। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? अचल संपत्ति का मतलब है जो उसकी नहीं होती, जो बनाई जाती है, तो वो क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। बाकी बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना सकती है वसा, और क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस कर सकती है सेल, और उसका यूज भी करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक है? एकलक का अर्थ होता है मोनोमर, यानी न्यूक्लिक एसिड के लिए मोनोमर कौन से होते हैं आपके पास? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स, और जो पेप्टाइड लिंकेज करते हैं प्रोटीन के अंदर। चलिए, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो सामान्य मनुष्य में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 46। और जोड़े पूछे तो कितने होते हैं आपके पास? 23। तो दोनों याद रख लेना आप। बच्चों की सामान्य मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछे तो 46 है, और अगर पेयर पूछे तो 23 है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? यानी किसकी इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है? तो बच्चों स्टील की होती है। गीली मिट्टी, प्लास्टिक और रबड़ क्या है आपके पास? एक बार तो सहन कर लेते हैं, फिर सहन नहीं करते। तो ज़्यादा प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? यहाँ स्टील की है। चलिए, कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चलाता है? यानी ड्यू टू विच फोर्स एनी ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट होती है टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, तो बाय विच अट्रैक्टिव फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? यानी अगर वो पूछता है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके मुकाबले चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण होगा, यानी ग्रेविटी एट एट सरफेस ऑफ मून एज कंपैरिजन टू दी अर्थ, तो अर्थ के मुकाबले चंद्रमा की सरफेस पर जो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल लगेगा वो कितना लगता है? 1/6। कैसे? कि चंद्रमा की सरफेस पे चले जाओ तो ग्रेविटेशनल क्या हो जाता है? ग्रेविटी कितनी हो जाती है? 1/6 हो जाती है ऑफ अर्थ। तो तभी तो है, अगर आपके पास अगर 1 न्यूटन भार यहाँ लगता है, अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन भार लगता है धरती पर, तो चंद्रमा पर ले जाएं तो उसका भार क्या होगा? तो धरती के मुकाबले कितना हो जाता है? 6 गुना कम हो जाता है। तो अगर धरती पर उसका भार कितना है? 1 न्यूटन होता है, तो चंद्रमा पर ले जाएं तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 6 न्यूटन। यानी इसका मतलब कि यहाँ से भार कितना कम हो जाता है? 6 गुना। तो चलिए, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पलवन के नियम से संबंधित है। बायोन्सी फोर्स बोलते हैं बच्चों इसे, बायोंट लॉ बोलते हैं। कि आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज जो लॉ है वो किससे है? बायोंट लॉ से है। बायोन्सी फैक्टर से जुड़ा हुआ है, बायोन्सी लॉ से, बायोन्सी प्रिंसिपल से। उत्प्लावन के नियम, उसे पलवन नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए, श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता की इकाई क्या है बच्चों? पॉइज। क्या होती है? पॉइज होती है श्यानता। श्यानता होती है विस्कोसिटी। क्या होती है? विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? पॉइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दूध से जब क्रीम निकालते हैं यानी सेपरेशन की जाती है क्रीम की फ्रॉम मिल्क, बाय विच फोर्स? तो वो अपकेंद्रीय बल होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो यानी चाबी आप भर देते हो किसी भी घड़ी के अंदर तो घड़ी अपने आप तो चलती रहती है, लेकिन वो ऊर्जा जो उसमें है वो कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग के अंदर है, स्प्रिंग के अंदर जो ऊर्जा जमा रहती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके कारण होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। यानी जो सन है, सन की एनर्जी प्रोड्यूस होती है किस प्रोसेस से? न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है। कौन सी प्रोसेस होती है ये? न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसमें होता क्या है? हाइड्रोजन का बदलाव किस में होता है? हीलियम में होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? यानी फ्लोटिंग ऑफ द क्लाउड इन द एटमॉस्फेयर, यानी जो फ्लोटिंग करते हैं क्लाउड्स एटमॉस्फेयर में, वो किसके
किसके कारण करते हैं? घनत्व के कारण। घनत्व का मतलब है डेंसिटी क्या होती है? बिल्कुल ही कम होती है। डेंसिटी क्या होती है? कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? कि मान लो आपने क्वांटिटी बदल दी, क्वांटिटी बदलने से देखो बच्चों जगह घेरता है तो वो कम या ज़्यादा हो जाती है। द्रव्यमान आपका बढ़ जाता है, द्रव्यमान आप बढ़ाओगे, द्रव्यमान बढ़ाओगे तो भार भी बढ़ जाएगा। तो यानी ये तीनों चीज़ें बदल जाती है, तो बचता कौन है? सिर्फ घनत्व। तो आपके पास अगर हम पदार्थ की मात्रा को बढ़ाते हैं तो कौन सी चीज़ अपरिवर्तित रहती है? उसकी डेंसिटी अपरिवर्तित रहती है, यानी उसका घनत्व कभी चेंज नहीं होता। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का कारण संभव है? यानी अगर हम स्विमिंग करते हैं वाटर के अंदर तो किस न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है? तो वो आपका न्यूटन का कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ। कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश का मतलब है कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो विच इज नॉन बी वेक्टर क्वांटिटी। तो आपके पास बच्चों वेग होता है, विस्थापन होता है, बल होता है, ये तीनों आपके पास क्या होती है? सदिश राशि। बचता कौन है आपके पास? वॉल्यूम। वॉल्यूम आपकी क्या होती है? अदिश राशि, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम को लिखते किससे हैं बच्चों? ए की पावर 0 ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? 10 की पावर -10 मीटर, ये होता है एक एंगस्ट्रॉम। और ये इसमें मापता क्या? आवर्तकाल की इकाई नहीं हो सकती क्योंकि मीटर लगा हुआ है, आवर्ती की इकाई नहीं हो सकती, पीछे मीटर लगा हुआ है, समय की इकाई नहीं हो सकती, ये पीछे मीटर लगा हुआ है, यानी ये तीनों चीज़ें मापन में नहीं होगी। तो किसको मापती है? वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य को मापती है। बता देता हूँ बच्चों, यानी जो तरंग दैर्ध्य होती है इसको हम कहते हैं वेवलेंथ, और डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा से। वैसे इसकी यूनिट एसआई सिस्टम में पूछ ले तो बच्चों हमेशा क्या होती है? मीटर। अब जो एंगस्ट्रॉम है, इसने तो क्वेश्चन दिया है कि एंगस्ट्रॉम में क्या मापते हैं, तो एंगस्ट्रॉम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? हम तरंग दैर्ध्य। नैनोमीटर भी यूज़ करते हैं, पाइकोमीटर भी करते हैं, माइक्रोमीटर भी यूज़ करते हैं, मिलीमीटर भी और मीटर भी यूज़ करते हैं। ठीक है। रही बात आवर्तकाल, आवर्तकाल होता है बच्चों टाइम पीरियड। तो हमारे पास समय की और आवर्तकाल की दोनों की इकाई क्या होती है? सेकंड होती है। इसके अलावा बचती है फ्रीक्वेंसी। आवर्ती को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिनोट किससे करते हैं? न्यू से। किससे करते हैं? न्यू से। और इसकी यूनिट आपके पास क्या होती है? हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। और हर्ट्ज को आप लिख सकते हो 1/सेकंड। यानी जो हर्ट्ज है यानी आवर्ती है वो किसकी उल्टी होती है? समय की। यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो रेसिप्रोकल किसकी होती है? टाइम की। तो आप हर्ट्ज को क्या लिख सकते हो? 1/सेकंड, या ऐसे लिख सकते हो जो हर्ट्ज आता है वो किसके इक्वल होता है? पर सेकंड के। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? यानी विच साइंटिस्ट विच रबिंग द टू आइस ऑफ द टू पीस ऑफ द आइस एंड मेल्ट दैम, यानी उनको सबसे पहले पिघला दिया था। तो ऐसा काम किसने किया था? हेनरिक डेवी ने किया था। किसने किया था? हेनरिक डेवी ने, जिन्होंने खोज की थी सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? यानी ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा का मतलब होता है बच्चों हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को किस में बदला जा सकता है? वर्क डन में। यानी आपकी जो हीट है उसको किस में बदला जा सकता है? वर्क डन में। तो इसका सबसे पहले प्रमाण किस इंसान ने दिया था? तो वो कौन था? प्राउस्ट जूल था। कौन था? प्राउस्ट जूल। तो जूल ने ये सिद्धांत पैदा किया था और इसी के कारण जूल इफेक्ट बना था। और यहीं से एक कंसेप्ट आता है, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? 4.2 कैलोरी होती है। कितनी होती है? 4.2 कैलोरी। तो लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, यानी फ्लोटेशन ऑफ द आयरन नीडल एट द सरफेस ऑफ वाटर इज नॉन एज विच फिनोमेना? तो दिस कैन ओनली हैपन बाय विच क्वांटिटी फिनोमेना? तो ये किस फिनोमेना के कारण ऐसा होता है? तो ये आपके पास किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। यानी लोहे की सुई अगर पानी पर तैरती है, ग्रीस लगाने के बाद तैरती है हल्की सुई, वरना क्या है कि ग्रीस ना लगाकर अगर हम छोड़ें तो डूब जाएगी, और अगर ग्रीस लगा के छोड़ते हैं तो हल्की क्या तैरती है। तो तैरने का कारण क्या बनता है वहाँ पे? पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन।
तो निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है, यानी विच लिक्विड हैव लोवेस्ट डेंसिटी, यानी इसमें से किस लिक्विड की डेंसिटी लोवेस्ट है, जिसमें से एक तो मरकरी है, दूसरा पेट्रोल है, तीसरा प्योर वाटर है और फोर्थ साल्टी वाटर है, यानी सैलिन वाटर बोलते हैं। देखो मरकरी आ गया, पारा हो गया, दूसरा पेट्रोल हो गया, तीसरा प्योर वाटर डिस्टिल्ड वाटर हो गया, शुद्ध जल, आश्वित जल, आसूत जल, और चौथा क्या है, नमकीन जल, यानी आपके पास साल्टी वाटर। क्या हो गया, साल्टी वाटर, जिसे हम सैलिन वाटर कहते हैं, सी वाटर भी कहते हैं। तो इनमें डेंसिटी सबसे कम किसकी है, पेट्रोल की है। पेट्रोल में दो घटक होते हैं आपके, एक हेप्टेन होता है और दूसरा आपके पास क्या होता है, ऑक्टेन। और जो प्योरली ऑक्टेन होता है वो आइसो ऑक्टेन होता है, जिसको एक संख्या से मापते हैं, जिसका नाम क्या है, ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर ही क्या बताती है, पेट्रोल की दक्षता बताती है। तो चलिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है, यानी किसके कारण अधिक जलन पैदा होगी अगर हमें चोट लगे तो यानी अगर हमारे ऊपर फेंकी जाती है और कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा हजार्डस होती है हमारे लिए, तो विच इज़ बर्नट मोर, जो हमें ज़्यादा जलाएगी, तो वो कौन ज़्यादा जलाएगी आपको, भाप, यानी स्टीम। क्यों, क्योंकि स्टीम के पास एक्सटर्नल एनर्जी है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो आपके भाप के पास कौन सी ऊर्जा होती है, गुप्त उष्मा, जो हवा के पास और सूर्य किरणों के पास धरातल पर मौजूद नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, या एक हॉर्स पावर आपका कितने वाट के इक्वल होता है, तो वो आपके 746 वाट के इक्वल होता है। और यूं पूछ ले 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1000। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली प्रमेय आधारित है, यानी बर्नौली थ्योरम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस पर निर्भर करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसमें कितने टॉप शीर्ष होते हैं, कितने पॉइंट रखे जाते हैं बर्नौली थ्योरम में, 3 रखे जाते हैं। एक तो रखा जाता है पोटेंशियल एनर्जी का, दूसरा रखा जाता है काइनेटिक एनर्जी का, और तीसरा रखा जाता है प्रेशर एनर्जी का। इन तीनों का जोड़ हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। तो आपके पास स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और उसके अलावा आपके पास प्रेशर एनर्जी, इन तीनों का जो जोड़ है वो क्या होता है, कांस्टेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा, कि अगर हम आइस पर प्रेशर इंक्रीज कर दें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो जो चीज़ पिघलने पर जिसका आयतन बढ़ता है, और अगर हम सॉरी घटता है, आयतन पर कोई असर नहीं पड़ता, तो बर्फ़ अगर पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है, कम होता है। और अगर उसका हम दाब बढ़ा दें तो आयतन जब कम होता है तो गलनांक भी क्या होता है, कम। तो गलनांक भी क्या होगा, दाब बढ़ाने से कम। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, गलनांक घट जाएगा। तो अगर आप बर्फ़ पर क्या लगाते हो, दाब लगा देते हो, जैसे घरों में ब्याह शादियाँ होती है, तो आप तूड़ी के अंदर या दाब लगाकर कपड़े में बर्फ़ को रखते हो, तो जिससे बर्फ़ क्या है, ज़्यादा टाइम टिकती है। ज़्यादा टाइम टिकने का कारण क्या है, कि आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो 98 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट। क्या होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और एग्जैक्ट पूछ ले तो 98 पॉइंट कितना दे सकता है, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो किसके इक्वल होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर यूं पूछ ले लगभग कितना होता है, तो 98 पॉइंट कितना होता है, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन सा है, सोचने की जरूरत नहीं है, चांदी। तो चांदी आपके पास क्या होती है, सबसे अच्छा चालक होती है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, तांबा। अगर कभी पूछ ले कि चांदी के बाद दूसरा अच्छा चालक कौन सा है, तो वो कौन है, हमारे पास तांबा भी है, किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किसकी उष्माधारिता अधिक है, यानी हीट कैपेसिटी किसकी मोर है। तो हीट उष्माधारिता को कहते हैं हीट को लेना, यानी उष्मा को कैप्चर करना। तो हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, वाटर की। किसकी होती है, पानी की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है, यानी सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान किस में होता है, यानी धारण करने का मान किस में होता है, जल में ही होता है, पानी में होता है।
चलिए ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ऊष्मा का ये तो बता दिया बच्चों कौन होता है, चांदी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? यानी आणविक संगठन का अर्थ होता है अणुओं के द्वारा, अणुओं के संगठन का अर्थ है आपके पास वायु द्वारा या जल द्वारा। उसमें ऊष्मा का संप्रेषण, संप्रेषण होता है प्रोपागेशन, चलती कैसे है, तो हीट आपकी कैसे चलती है आणविक संगठन के अंदर यानी यौगिकों के अंदर, तो वो कन्वेक्शन से चलती है, संवहन से चलती है। किससे चलती है? कन्वेक्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? यानी द्रवों में कौन सा हीट का गुड कंडक्टर है, यानी हीट को पास आसानी से करेगा इन लिक्विड में से, तो कौन करेगा? आपका पारा। पानी तो धारण करता है बच्चों, तो चलाने वाला कौन है? यहाँ पे मरकरी है। चलाने वाला कौन है? यहाँ पे मरकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस से द्रव पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? यानी ठोस का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड से कन्वर्जन क्या हो रहा है? लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड जो कन्वर्जन होता है यानी स्टेट चेंज होती है, ठोस से द्रव के पदार्थ में अवस्था परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उसे गलन कहते हैं, यानी गलना, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। टेम्परेचर तो होता है मेल्टिंग पॉइंट, और अवस्था परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? गलना। क्या कहते हैं? गलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी ठोस कपूर होता है और उससे कपूर वाष्प बनाते हैं, तो ये कपूर की शुद्धता की प्रक्रिया होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? हमें ऊर्ध्वपातन, यानी ठोस से सीधे वाष्प बनना। ठोस से सीधे जो वाष्प बनते हैं वो आपके पास प्रक्रिया क्या होती है? आपके पास ऊर्ध्वपातन, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन यही प्रोसेस है। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो सबसे पहले किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण कौन होता है? इनमें न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके स्थायी कण है, तो न्यूट्रॉन आपके पास क्या होता है? अस्थायी कण होता है। तो निम्नलिखित में कौन एक आवेश रहित कण है? तो फिर से आपके पास क्या है? न्यूट्रॉन, यानी जिस पे चार्ज नहीं होता। आवेश रहित का अर्थ होता है चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल पार्टिकल कौन सा है? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? माइनस। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? प्लस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु विद्युत तत्व क्या होते हैं? यानी परमाणु इलेक्ट्रिकल होते हैं, कैसे? उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल। तो परमाणु विद्युत तत्व का अर्थ होता है परमाणु एज इलेक्ट्रिक का, यानी इलेक्ट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर माने हम, इलेक्ट्रिक नेचर के अकॉर्डिंग माने हम किसको? एटम को, तो वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी जे जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जॉन गोल्डस्टीन ने की थी। बच्चों इसमें ऑप्शन नहीं है, काटा मार दो। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, मैंने ऑप्शन नहीं डाला यहाँ, रदरफोर्ड डाल रखा है। तो रदरफोर्ड ने आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या किया था? नामांकन किया था, नॉमिनेशन की थी किसकी? प्रोटॉन की। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं डाला, ताकि आपको याद रहे कि आपके पास जो प्रोटॉन की खोज है वो रदरफोर्ड ने नहीं की थी। ऐसा क्वेश्चन आता है तो फंस मत जाना। आपको आंसर क्या याद रखना है? प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। अच्छे से याद रखना कि जो क्या है, पोतों के पास धन होता है, तो पोतों के पास धन किससे होता है? सोने से। तो पोते का अर्थ है आपके पास प्रोटॉन, धन का अर्थ है उस पर आवेश धन होता है, और धन होता किससे है? सोने से, तो गोल्ड स्टीन। तो पोतों के पास धन किससे होता है? सोने से, यानी गोल्ड से होता है। तो आपका याद कैसे हो जाएगा? पोते के पास धन, तो प्रोटॉन, धन का मतलब धन आवेश, और खोज किसकी? किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और अगर पोते सही नहीं है तो रद्दी हो तो क्या कर देते हैं? काम खराब। तो आपके पास नाम बिगाड़ने का काम कौन करेगा? रदरफोर्ड। तो अब आपको याद रखना है कि नामांकन किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? यानी एटॉमिक न्यूक्लियाई इज डिस्कवर्ड बाय, ये काम किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो की थी, यानी नाभिक की खोज की थी, वो रदरफोर्ड ने की थी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। तो एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, यानी
विच इंडियन साइंटिस्ट विच नेम बी एसोसिएट विद द फंडामेंटल पार्टिकल, यानी किस मूल कण के साथ जुड़ा हुआ बोसोन कण, तो बोसोन कण के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, बोस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और वैसे अगर आपसे पूछ ले बच्चों कि भारतीय एक वैज्ञानिक का नाम पदार्थ की अवस्था में भी जुड़ा हुआ है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, और वो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी बताओगे वो पदार्थ की अवस्था कौन सी है और उसमें कितने वैज्ञानिकों के नाम रखे गए हैं। ठीक है, चलिए, तो निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता, तो निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता, तो किसके परमाणु किस नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। किसके नाभिक में नहीं होता, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के इस नाभिक में एक और एक लिखा जाता है। न्यूट्रॉन जब भी निकालना होना बच्चों, तो ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर घटाना होता है। तो अब 1 - 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0। तो आपके पास हाइड्रोजन के अंदर दोबारा से बता देता हूँ 1H1 होता है। तो आपको क्या करना है, न्यूट्रॉन जब भी निकालने हो तो ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटानी है। क्लियर, तो आपका आंसर क्या बचेगा यहाँ 0। तो न्यूट्रॉन कितने होते हैं आपके 0। चलिए बच्चों, पीछे वाली एक इसमें मैंने पूछा था आपसे कि जो वाटर की ये सॉरी हमने पांचवी अवस्था बतानी है, तो वो बता देता हूँ। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, बोस आइंस्टीन संघनीकरण है। और उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जो बोस लिखा है मैंने, इसका पूरा नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम है इसका, सत्येंद्र नाथ बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है, तरंग प्रकृति का मतलब होता है वेव नेचर, जो डिस्कवर किया था किसने, तो वो किसने किया था, डी ब्रोगली ने। किसने किया था, डी ब्रोगली ने। तो अब आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो तरंग को क्या कहा जाता है, तो इसको हम द्रव्यमान तरंग भी बोलते हैं बच्चों। इसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान तरंग भी। और वैसे इसको पदार्थ तरंग भी कहा जाता है, इसको द्रव्य तरंग भी कहा जाता है। कई नाम दिए जाते हैं इसको द्रव्य तरंग। द्रव्य तरंग का अर्थ है मैटर वेव। क्या बोलते हैं इसको, मैटर वेव कहते हैं। मैटर वेव की डिस्कवरी किसने की थी, डी ब्रोगली ने। और डी ब्रोगली ने रिलेशन दिया था वेवलेंथ निकालने का, बच्चों हो सकता है न्यूमेरिकल आ जाए, H/mv, कि अगर आपके पास कोई कण v वेलोसिटी से चल रहा है, h प्लैंक कांस्टेंट है और m उसका द्रव्यमान है, तो हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, तरंग। और अगर वो कह देता है तरंग आपकी बहुत छोटी आई है, तो द्रव्यमान क्या होगा, बड़ा। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है और वो वस्तु शिथिल अवस्था में खड़ी है, तो आपके पास तरंग दैर्घ्य क्या आएगी, बहुत छोटी आएगी, कोई तरंग दैर्घ्य उसके साथ नहीं जुड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है, तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट इज नोन टू बी, तो उसे हम क्या कहते हैं, एटम, यानी क्या कहेंगे, परमाणु। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है, तो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन प्रिंसिपल या अकॉर्डिंग टू द डाल्टन थ्योरी, विच पार्टिकल बी द स्मॉलेस्ट बी स्टैन इंडिविजुअल, यानी वो अपने आप में इंडिविजुअल रह सकता है, तो वो कौन सा है अपने पास, परमाणु, यानी क्या है, एटम। तो डाल्टन की थ्योरी में जो भी बात आएगी वो किसके लिए लिखता है, एटम के बारे में लिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, यानी प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम डिपेंड ऑन, तो वो डिपेंड करती है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक संरचना, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है गुण किसके, एटम के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं, यानी आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं, तो न्यूट्रॉन प्लस क्या आ गया, प्रोटॉन, इसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, यानी इसे हम नाम क्या देते हैं, मास नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आंकलन किया जा सकता है, यानी प्रकीर्णन का अर्थ है स्कैटरिंग, यानी विच रेडिएशन स्कैटरिंग या विच पार्टिकल स्कैटरिंग कैन डिटरमाइन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, यानी वो न्यूक्लियस के साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं, तो वो कौन से होते हैं, अल्फा पार्टिकल। कौन से होते हैं, अल्फा पार्टिकल। चलिए, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी, यानी नाभिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इन्वेंशन किसने की थी, रदरफोर्ड ने ही की थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। ये थे हमारे पास बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चन बायोलॉजी के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, सभी जोड़कर मिलाए हैं हमने। तो आज की वीडियो कैसी लगी बच्चों, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।